तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने टेस्ट पढ़े हैं इसके। अब मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करूंगी। मैंने टेस्ट आपको इसलिए पहले पढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये टर्म्स यूज हुई हैं। ये जो ऊपर जेस्टेशनल एज असेसमेंट वाला जो टेबल है ना, इसमें यूज हुई है, तो मैंने कहा आप लोग इससे फेमिलियर हो गए, देन ही आपको समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग को न्यूरोमस्कुलर मेच्योरिटी देखनी है। न्यूरोमस्कुलर में ये है कि उसका न्यूरो और मसल्स जो है ना, दोनों का फंक्शन देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है। नंबर वन, तो हम पोस्चर देखेंगे। 1 से 5 तक इसकी रीडिंग है, -1 से 5 तक इसकी रीडिंग है। जिसमें पोस्चर नंबर वन -1 में तो इन्होंने नहीं दिया। 0 पे जो है ना उसका बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर है। ठीक है, हाइपोटोनिया में है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। नंबर वन जो है ना उसमें माइल्ड सा जो है ना इसमें चेंज है, माइल्ड सी उसकी मसल टोन हो रही है। नंबर टू जो है ना उसमें, अब ये देखें, इसकी लाइट सी जो है ना वो लेग्स की फ्लेक्शन हुई है, लेकिन आर्म्स जो है ना उसके स्ट्रेट ही हैं। देन 3 पे उसके आर्म्स की फ्लेक्शन हुई है और जो है ना लेग्स उनकी भी फ्लेक्शन हुई है। ये देखिए, इसे कहते हैं फ्लेक्शन। ये देखिए एंगल यहाँ से चेंज हो रहा है ना, 90 का एंगल आ रहा है, तो इसे कहते हैं फ्लेक्शन। और यहाँ पे ये देखिए हाई रेजिस्टेंस है इसकी, और ये जो है ना हाइपरटोनिक में है, और इसकी मसल टोन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है ना बेबी नॉर्मल है, इसकी ये फ्लेक्स पोस्चर है। और आपने देखा होगा अक्सर जब बेबीज डिलीवर होते हैं, उनका पोस्चर होता है भी ये है, वो लेग्स स्ट्रेट नहीं करते हैं, ना ही आर्म्स स्ट्रेट करते हैं। नंबर टू, इसमें आज का स्क्वायर विंडो टेस्ट, रिस्ट वाला, जिसमें आपको मैंने कहा था कि रिस्ट जॉइंट को हम लोगों ने नेक्स्ट मूव करके देखना है। तो ये देखें आप, यहाँ पे जो है ना ये 90 के एंगल पे है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे भी 90 के एंगल पे, 0 पे। यहाँ पे देखिए अब, ये जो है ना इसकी रिस्ट, इसको हम लोग यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ 60 तक जा रहा है ये, यहाँ पे 45 तक जा रहा है, यहाँ पे 30 तक उसकी रिस्ट जा रही है, और यहाँ 0। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल जो है ना उसका जो उसकी रिस्ट है ना, वो बिल्कुल फोर आर्म के साथ लग रही है, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये पोजीशन है। उसके बाद आर्म रिकॉइल में, जिसमें हमने उसका एल्बो जॉइंट देखा था, जिसमें हम उसको फोर आर्म जो है ना उनको फ्लेक्स करके और फिर हम लोगों ने रिलीज किया था, देन वो दोबारा जो है ना वो उस एंगल पे आ जाते हैं। ये देखिए, वन पे तो उसके दोनों जो ना आर्म्स बिल्कुल फ्लैट है। अब हमने रिकॉइल भी किया, लेकिन उसके फ्लैट ही रहे। नंबर टू में हमने फ्लैट किया तो लाइट सी रिकॉइलिंग हुई है। नंबर टू में रिकॉइल होकर थोड़ा सा ऊपर तक गए हैं, 140 तक गए हैं। ठीक है। नंबर थ्री जो ना, इसमें भी जो ना फ्लेक्शन हुई है, लेकिन माइल्ड हुई है। और यहाँ पे देखिए सही फ्लेक्शन हुई है दोबारा जो है ना, ये देखें कितनी ज्यादा फ्लेक्शन हुई है। ये 90 के एंगल से ज्यादा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एंगल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पॉप्लिटियल एंगल, जिसमें नी जॉइंट्स देखना है। इसमें ये देखें हम लोगों ने उसकी पोजीशन की है, हमने ऊपर तक एब्डोमेन तक की है, लेकिन वो वहां पे ही जब रिकॉइल होके वो दोबारा नहीं आया। यहाँ पे हमने किया तो रिकॉइल होके 160 तक आया है, यहाँ पे हमने किया तो रिकॉइल होके 140 तक आया है, यहाँ पे रिकॉइल होके 120 तक। देन फोर पे जो ना 100 तक आ गया स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे 90 के एंगल तक, और ये हमारे पास एक्यूरेट पोजीशन है, जिसमें वो 90 से पीछे यानी 45 के एंगल तक उसकी जो है ना वो रिकॉइल होके उसकी लेग्स जा रही हैं। देन स्कार्फ साइन आ जाएगा, जिसमें हम लोगों ने जो है ना दूसरे वाले जो शोल्डर है उसको हम लोगों ने टच करना है। तो इसमें ये देखिए पहले में हम लोगों ने किया है, तो ये जो है ना उससे आगे तक जा रहा है। नंबर टू जो है ना उसमें भी प्रॉपर जो है ना टच नहीं कर रहा, इसमें भी टच नहीं कर रहा, इसमें जो है ना माइल्ड सा टच कर रहा है, इसमें भी माइल्ड सा टच कर रहा है। और इसमें जो है ना ये जो फोर पोजीशन है, इसमें बिल्कुल जो है ना ये देखें एक्यूरेट जो है ना दूसरी वाली पोजीशन तक ही जा रहा है। देन हील टू ईयर है। हील टू ईयर में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना प्रॉपर जो है ना वो हाइपोटोनिया है, तो यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना इजीली टच कर रहा है। ठीक है, जितनी रेजिस्टेंस है इसकी, इसका मतलब ये है कि उतना ही नॉर्मल है। देन यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, लेकिन माइल्ड टच कर रहा है। यहाँ काफी कम टच कर रहा है, यहाँ पे फ्लेक्स पोजीशन उसकी होगी, यहाँ बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज है। तो हमने न्यूरोमस्कुलर मेच्योरिटी में हम लोगों ने ये स्कोर सारे देखने हैं। फिर हम लोग जो है ना कोई भी बच्चा जो है उसकी हम लोग रेटिंग करते हैं, और हर जो हम जो है ना हर चीज़ को हम जो है ना फिर मार्क्स देते हैं। लाइक पोस्चर है, तो अगर वो 2 पे या 3 पे आ रहा था, हम 3 लिख देंगे। रिस्ट जॉइंट का जितना आ रहा था वो लिख देंगे, 3 4 जो भी है। ठीक है, नी जॉइंट्स का सबका लिख के देन हम उसे ऐड करते हैं, और फिर हम लोग जो है ना चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं। देन अब इसकी आ जाएगी फिजिकल मेच्योरिटी। फिजिकल मेच्योरिटी में हम लोगों ने क्या क्या देखना है। नंबर वन, हम लोगों ने स्किन देखनी है। यहाँ पे जो ना आप लोग लाइन वाइज भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आई और ईयर से, देन हम उसकी ब्रेस्ट नीचे की तरफ मूव करेंगे, देन ब्रेस्ट पे आएंगे। देन 3 पे हम उसकी स्किन देखेंगे, देन 4 पे हम लोग जो है उसके जेनिटल्स देखेंगे, 5 पे उसकी प्लांटर सरफेस, अब हम लोग हील की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइनिंग को जो है ना उसके हेयर स्मॉल होते हैं, हम उसे देखते हैं। और इसकी रेटिंग देखिए इस तरह होती है, मेजोरिटी रेटिंग स्कोर जो है ना ये वाले हैं सारे। और वीक्स जो है ना, उसके वीक्स के हिसाब से हम लोग स्कोर ऐड करते हैं। ये जो वीक्स है ना, नॉर्मल हमारे पास होते हैं 30 से जो है ना 42 तक जो है ना ये नॉर्मल होते हैं, 32 से 40 तक। तो उसके अलावा जितने भी जो उसके वीक्स हैं, उसमें हम लोगों ने 5 की रेटिंग ऐड करते जाना है, और इस तरह जो हमारे पास जो है ना रेट बनता जाएगा। अच्छा, नंबर वन जो है इसमें स्किन आ जाएगी। स्किन जो है ना, पहले तो अगर तो स्टिकी फ्राइबल ट्रांसपेरेंट थिन है, ठीक है, ये 0 में आ रहा है, तो ये नहीं अच्छी। उसके बाद दूसरे में जिलेटिनियस रेड है और ट्रांसल्यूसेंट है।
देन स्मूथ पिंक है, विजिबल वेन्स है, ये भी अच्छी नहीं है। सुपरफिशियल पीलिंग है, रैशेज है और फ्यू वेन्स नजर आ रही हैं। देन इसमें क्रैकिंग है, पेल एरियाज है, रेयर वेन्स है। देन पैचमेंट, डीप क्रैकिंग है, वेसल्स नहीं है और लेदरी क्रैक्ड रिंकल्स है। ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें भी यही कि मसल टोन इंक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी स्किन जो है ना, पहले बिल्कुल स्टिकी थी, देन रेड हो गई, देन स्मूथ पिंक हो गई, देन उसमें रैशेज आ गए और वेन्स जो है ना कुछ नजर आना शुरू हो गई, देन उसमें क्रैकिंग आ गई और एंड पे जो है ना उसकी लेदरी और क्रैक्ड रिंकल स्किन हो जाती है और ये मोर मेच्योरिटी हो गई है। देन लेनिको जो है ना, स्मॉल हेयर्स, जब भी बेबी कोई भी बॉर्न होता है उसके जो है ना बॉडी के अंदर बिल्कुल स्मॉल हेयर्स होते हैं, जिसको अगर हम लोग हाथ से करें ना तो वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होने चाहिए। जो बेबी जो है ना प्री प्री टर्म है उसमें नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा आगे की तरफ मुख होता है, फिर स्पार्स होते हैं, यानी कहीं की होते हैं, अबंडेंस में काफी ज्यादा होते हैं। थिनिंग कम होते हैं। ठीक है, बाल्ड एरियाज देन आना शुरू हो जाते हैं, नहीं होते हैं, और मोस्टली बाल्ड होते हैं, किसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं हेयर्स। देन प्लांटर सरफेस, प्लांटर सरफेस जो है ना, इसमें आता है हमारे पास क्रीसेस देखनी होती है कि उसकी जो हेड, जो उसके पाम सरफेस है ना, जो उसके पाँव का जो एरिया है, प्लांटर सरफेस है, वहां पे हमें देखना है क्रीजेस है कि नहीं है। नंबर वन तो ये है कि हील टू टो 40-50 mm। ठीक है, तो इसमें जो ना प्लांट क्रीजेस नहीं है इसमें। इसमें मोर देन 50 mm एरिया पे क्रीज नहीं है। इसमें जो ना रेड मार्क्स है उसके, इसमें जो ना ट्रांसफर जो है ना क्रीज ओनली, एंटीरियर ट्रांसफर क्रीज ओनली, एक ही क्रीज है। इसमें जो है ना 2 से 3rd सरफेस पे जो है ना उसकी क्रीज है, और इसमें जो है ना जितना उसका सोल है ना सारे पे क्रीजेस है। ये बस आप लोगों ने एक दफा चीजें माइंड में रखनी है, इसे इतना याद नहीं करने वाला, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि किस तरह रेटिंग हो रही है। इसका फर्स्ट और लास्ट आप लोग याद रख लें कि पहले में स्टिकी थी, देन लेदरी थी। इस तरह लेनिंगो नहीं है, देन आप मोस्टली बाल्ड आ रहे हैं या थिनिंग आ रही है। प्लांटर सरफेस पहले में नहीं थे और देन उसकी क्रीजेस आ रही हैं। ब्रेस्ट में ये कि इम्पर्सिएबल है, बिल्कुल भी नहीं है निपल। ठीक है, नंबर टू जो है ना, इसमें बेरली पर्सिएबल है। विद देन फ्लैट रोल है, और इसमें स्ट्रिप्ड रोल है, इसमें राइज्ड रोला होता है, इसमें फुल रोला होता है। ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर का फुल रोला होता है। देन आई ईयर में हम लोगों ने क्या देखना है, इसमें जो उसके आई जो लिड्स है ना वो फ्यूज्ड है। लिड्स जो उसके जो आई जो उसकी लिड्स है आईज की, ठीक है, वो प्रॉपरली फ्यूज्ड है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बंद है। और जो उसकी ईयर्स जो है ना वो भी बिल्कुल थिन है। देन इसमें अब लिड्स इसने ओपन किया और जो उसका पिन्ना जो है ना वो फ्लैट है, जो ईयर का जो अराउंड जो आउटर सरफेस एरिया होता है उसे पिन्ना कहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट है। देन अगला जो है ना उसमें कर्व्ड है पिन्ना। देन उसमें वेन जो है ना वेल कर्व्ड है पिन्ना। देन इंस्टेंट जो है ना मतलब फेम जो है ना वो इंस्टेंट रिकॉइल भी हो रहा है। और देन इसमें ये है कि थिक कार्टिलेज है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ बेबी सही तरह मेच्योर हुआ है, तो यहाँ पे जो उसका पिन्ना का कार्टिलेज है वो थिक है और मेच्योर है। देन जेनिटल्स आ जाएंगे मेल और फीमेल दोनों के। मेल में ये है कि इसमें जो है स्क्रोटम पहले में फ्लैट है, दूसरे में एम्प्टी है, तीसरे में जो है उसने कहा है टेस्टिस जो है ना अभी अपर एरिया में ही है। देन उसने जो है उसके अंदर उसके रगी भी नहीं है, जो ऊपर लाइंस होती है ना वो भी नहीं है। उसके अलावा जो अब टेस्टिस डिसेंड हो गई हैं लेकिन रगीज उसके ऊपर है। देन इसमें भी डाउन हो गई है, इसमें रगीज भी गुड है। और देन इसमें ये कि डीप रगीज है और टेस्टिस जो है ना वो ठीक है। पेंडुलस का मतलब ये है कि वो फिल है। उसके बाद जेनिटल जो फीमेल है उसमें ये है कि इसमें क्लाइटोरस जो है ना वो प्रोमिनेंट होता है और लिबिया इसमें फ्लैट होता है। और उसके बाद इसमें जो है ना, वैसे नॉर्मली जो है ना क्लाइटोरस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब वो प्री मेच्योर है, प्री टर्म है, तो उसमें क्लाइटोरस प्रोमिनेंट है, जो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम मूव करते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेजोरा जो है ना वापस ने कवर कर दिया, क्लाइटोरस नहीं है, और माइनोरा और मेजोरा जो है ना वो प्रॉपरली कवर है। ठीक है, तो ये फिजिकल मेच्योरिटी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में भी आ सकता है, तो आपको इनके नाम अच्छे से आने चाहिए और इनकी फर्स्ट और थर्ड लास्ट रीडिंग आपने अच्छे से याद करनी है। अंदर जो है ना आप मतलब अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या जा रहा है। और इसके अलावा स्कोरिंग आपने प्रॉपरली देखनी है, वीक्स के हिसाब से आप लोगों को स्कोरिंग देखनी है। जो 32 से 40 तक बेबी जो होता है नॉर्मल होता है, इससे ऊपर प्री टर्म होता है, देन इसके बाद पोस्ट टर्म होता है। 50 तक अगर स्कोरिंग जा रही है पोस्ट टर्म है। और अगर अच्छी रीडिंग है आपने देखनी है तो ये 35 अच्छी रीडिंग है, 30 अच्छी रीडिंग है। अच्छा, ये अब हम लोगों ने पढ़ लिया है जेस्टेशनल एज असेसमेंट, दो हमने पढ़ ली है, एक तो एप्गर स्कोर की हम लोगों ने रीडिंग पढ़ी है और एक हम लोगों ने जेस्टेशनल एज असेसमेंट पढ़ी है। नेक्स्ट है ना, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई बेबी डिलीवर है तो हम लोगों ने जर्नल मेजरमेंट्स उसकी क्या करनी होती है, जिससे हम लोग को पता चले कि जो बेबी है वो नॉर्मल है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो भी फुल टर्म इन्फेंट है ना उसमें हम लोगों ने हेड सरकमफेरेंस देखना होता है कि जो उसका हेड का सरकमफेरेंस कितना है। अगर तो उसका हेड सरकमफेरेंस जो है ना 30 से 35.5 है ना, इट्स मीन नॉर्मल। जो फुल टर्म इन्फेंट्स है ना उसके अंदर जो है ना 30 से 35.5 तक जो है ना उसका हेड सरकमफेरेंस होता है, जिसे हम लोग 13 से 14 इंचेस कह सकते हैं। अगर तो इसे स्मॉल है या इसे लार्ज है, इसका मतलब ये है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है। स्मॉल में यह है जिन्हें में माइक्रोसेफली होती है, और लार्ज इसमें यह है कि हाइड्रोसेफलस है या उसे और कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है।
देन उसके बाद हम लोगों ने हेड सर्कमफेरेंस जो है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं क्राउन टू रम्प लेंथ। क्राउन टू रम्प लेंथ ये होती है कि जब बेबी जो है ना यूट्रस के अंदर होता है तब उसकी कितनी लेंथ होती है। आपको पता है उसमें क्राउन पोजीशन में बेबी पड़ा होता है तो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, इसलिए जो उसकी हम लोग जो हेड सर्कमफेरेंस है और क्राउन टू रम्प लेंथ है ना ये मोस्टली जो है ना इक्वल होती है। इनमें 2 सेंटीमीटर का जो है ना डिफरेंस हो सकता है। जो क्राउन टू रम्प लेंथ है ना उसकी 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकती है जो उसके है ना हेड सर्कमफेरेंस। तो यहाँ से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है नॉर्मल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो उसकी क्राउन रम्प लेंथ है ना, या हम लोग सिटिंग हाइट से भी कह सकते हैं, वो नॉर्मली होती है 31 to 35 या 12.2 इंचज से लेके 13.8 इंचज तक हो सकती है। और ये हेड सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है या 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकती है क्राउन रम्प लेंथ। और इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं देखने के लिए कि बेबी जो है ना उसके अंदर अगर लाइक हमारे पास हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा आ रही है इससे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बेबी जो है ना उसके अंदर अब नॉर्मेलिटी आ रही है। माइक्रोसेफली है जिसमें हेड जो है ना उसका छोटा रह जाता है। हाइड्रोसेफलस है जिसमें जो है ना ब्रेन के अंदर जो है ना कोई फ्लूइड फिल हो जाता है। उसके अलावा जो है ना कैफालोहीमाटोमा है जिसमें ये होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है और जो है ना उसका हेड वाला जो ऊपर वाला एरिया होता है ना स्कैल्प, उसके अंदर जो है ना ब्लड अकोमुलेट हो जाता है। सब ग्लूटियल हेमरेज अगर अंदर हो जाता है वो है सबड्यूरल हीमाटोमा है। उसके अलावा जो है ना प्री मेच्योरिटी है या इंटर यूटेराइन मेल न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से उसकी हेड की लेंथ जो है ना वो छोटी रह गई है। तो इसको हम जो है ना फिर कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। हेड सर्कमफेरेंस को हम लोग जो है ना क्राउन टू रम्प लेंथ के साथ हम लोग मैयर करके उसे उसके साथ देख के और फिर हम लोग देख सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं। देन हम लोग जो है ना उसने कहा एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, रूटीनली हम लोग मैयर नहीं करते हैं। लेकिन जो ना इसमें जब हमने मैयर करना होता है हमने क्या करना होता है कि जो बेबी जो है ना उसका अम्प्लाइकल एरिया जो है ना वहां से ऊपर से हम लोगों ने स्टार्ट करना है मैयरिंग टेप से लेके। और देन हम लोगों ने होल जो है ना उसका एब्डोमेन के अराउंड लाके और देन हमने अम्प्लाइकल तक लाके फिर हम लोगों ने वहां तक चेक करना होता है कि नॉर्मल है कि नहीं है। और हम लोग जो है ना ये मोस्टली जो है ना हम लोग उसका अम्प्लाइकल एरिया जो है ना उससे ऊपर इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अम्प्लाइकल से अगर हम नीचे मेजरमेंट करेंगे तो उसमें जो है ना हमारे पास मेजरमेंट में एरर आ सकता है क्योंकि समटाइम इस तरह होता है उसका ब्लैडर फुल होता है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। तो जब भी हम लोगों ने इस एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस चेक करना है तो हम लोगों ने जिसका अम्प्लाइकल एरिया उसके ऊपर हम लोगों ने चेक करना है। देन उसकी हेड टू हील लेंथ आ जाएगी। अब इसमें ये है कि जब बेबी जो है ना डिलीवर हो गया देन उसकी हम लोगों ने कितनी लेंथ है वो। तो बेबी हम लोगों ने कहा था कि फ्लेक्स पोजीशन के अंदर होता है, तो जब हम लोगों ने लेंथ उसकी चेक करनी है तो हम लोगों ने इसकी जो है ना एक्सटेंड करना है आर्म लेग्स को। फिर हम लोगों ने उसकी मैयर जो है ना करनी है हाइट। तो जो हमारे पास नॉर्मल हाइट जो होती है ना वो होती है 48 to 53 सेंटीमीटर जो है ना वो नॉर्मल हाइट होती है। ये सारी चीजें जो है ना ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकती हैं, वैसे भी आ सकती हैं कि हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना है, हेड टू ही लेंथ कितनी है बेबी की नॉर्मल, उसका हेड सर्कमफेरेंस हम किस तरह चेक करते हैं, क्राउन टू रम्प लेंथ कितनी है, तो ये आपने अच्छे से करना है। देन बॉडी वेट जो है ना हमारे पास जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन है ना बच्चे का जो बॉडी वेट है ना वो होना चाहिए 2.5 से लेके 4 kg तक नॉर्मल है। ठीक है। अगर 2.5 से कम है ना इट्स मीन के बेबी जो है ना उसका लो बर्थ वेट है, और अगर 4 kg से ज्यादा है तो वो तो ठीक है, बेबी जो है ना पोस्ट टर्म हो सकता है। अच्छा बॉडी वेट उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पास नियोनेट्स जो है ना जब डिलीवर होते हैं ना तो उनका जो बॉडी वेट है ना 10% लूज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना फर्स्ट मिकोनियम पास करते हैं ना, फर्स्ट स्टूल पास करते हैं, तो वहां पे जो ना उनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी निकलते हैं मिकोनियम के साथ, तो उनका जो ना फ्लूइड निकलने की वजह से उनका 10% जो है ना बॉडी वेट लूज हो जाता है। लेकिन 10 to 14 डेज के अंदर जो है ना वो दोबारा जो है ना अपना रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। तो मोस्टली उन्होंने यही कहा कि हमारे पास बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 2700 यानी 2.7 kg से लेके 3.4 kg तक होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है। तो हमारे पास एक्यूरेट बर्थ वेट और लेंथ जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि बेबी जो है ना फ्यूचर में प्रॉपर्ली ग्रो करेगा कि नहीं। देन अब आ जाएगा न्यूबॉर्न के वाइटल साइंस हमने देखने होते हैं, जिसमें हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो हम लोग टेम्परेचर चेक करने के लिए जो उसकी एक्सिलरी साइट है ना वो हम लोग उसे मोर प्रेफर करते हैं देन रेक्टल साइट। रेक्टल में ये होता है कि अगर हम लोग उसे रेक्टल साइड पे हम लोगों ने चेक किया है तो उसका अगर म्यूकोजा वहाँ डैमेज हो गया है तो वहां से जो है ना उसे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो एक्जिला जो है ना मोर एक्यूरेट साइट है जहाँ से हमें टेम्परेचर चेक करना चाहिए। और जो ना टेम्परेचर होना कितना चाहिए, 97.7 से लेकर 99.7 तक नॉर्मल टेम्परेचर है। जिसे हम लोग अगर सेल्सियस में देखें तो वो आएगा 36.5 से लेके 37.6। और स्किन का जो हमारे पास टेम्परेचर है ना वो लाइटली जो ना कम होता है देन पोर बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो पोर बॉडी टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है और स्किन का टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है। ठीक है। तो बेबीज के अंदर क्या है कि स्किन का टेम्परेचर स्लाइटली कम हो सकता है एज कम्पेयर टू पोर बॉडी टेम्परेचर। इसलिए जब बेबी डिलीवर होता है तो हाइपोथर्मिया में जा सकता है, इसलिए हम फौरी जो है ना बेबी को हमने कवर करना होता है ताकि जो उसका जो है ना हीट लॉस ना और बेबी हाइपोथर्मिया में ना जाए। देन उन्होंने ये कहा कि अगर हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हम लोगों ने चेक करना है ना तो उसके लिए भी हमारे पास हमने कुछ चीजें देखनी होती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि जिस टिम्पैनिक जो थर्मामीटर से मेजरमेंट ले रहे हैं उसका प्रोब कितना है, उसका जो डायमीटर है जो बेबी का ईयर है उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो फिर इन चीजों को हम लोगों ने लेके चलना होता है। जी लाइक यहाँ पे उन्होंने कहा कि बर्थ में जो ना एवरेज डायमीटर जो है ना उसकी कैनाल का जो उसकी जो ऑडिटरी कैनाल है
उसका 4 mm होता है। ठीक है, और 2 years ओल्ड में 5 mm होता है। तो जब हम लोगों ने थर्मामीटर यूज करना है तो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग लेके आना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग इंफ्रारेड, एक्सिलरी और डिजिटल थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं। मेजरली जो ना उन्होंने कहा है कि हम लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो इसके एडवांटेजेस ये है कि एक तो पेरेंट्स जो है ना वो इजीली उसे देख सकते हैं, रीडिंग ऊपर ही आ रही होती है। उसके अलावा उसमें से कोई जैसे मरकरी वाला अगर हम देखें तो उसमें मरकरी वगैरह निकल सकता है, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है मरकरी का। उसके अलावा इसके ब्रेक होने का भी खतरा नहीं है क्योंकि वो ये ग्लास का थर्मामीटर नहीं है। तो ये जो है ना इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं डिजिटल थर्मामीटर को। देन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो ना उन्होंने कहा कि हमारे पास देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन प्लेसमेंट टाइम्स फॉर ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर के लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन वैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो 3 मिनट्स तक हमने रखना है थर्मामीटर, और अगर एक्सिलरी ले रहे हैं तो 5 मिनट तक रखना है। ठीक है, रेक्टल में हमारे पास मोर एक्यूरेट रीडिंग आती है, लेकिन इसके जो ना डिसएडवांटेजेस नहीं है कि हम मोर प्रेफर करते हैं एक्सिलरी, तो 5 मिनट्स के लिए हम लोगों ने जो है ना टेम्परेचर के लिए रखना है थर्मामीटर, देन हमने चेक करना है। उसके अलावा डिफरेंट हम साइट्स यूज कर सकते हैं जिसमें एक्सिलरी है, रेक्टल है, टिम्पैनिक और स्किन है। और इन्वायरमेंट जो है ना हमारे पास ये होना चाहिए, वार्मर होना चाहिए, ओपन क्रिब, इंक्यूबेटर, क्लॉथिंग और नेस्टिंग, ये चीजें हमने देखनी है। उसके अलावा पर्पस जो है ना हम लोगों ने देखना है कब हम लोग का ये फीवर है, सेप्सिस वगैरह या बेबी इसके अंदर। और इंस्ट्रूमेंट में ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास ये टेम्परेचर हो गया जो हमने देख लिया एक्यूरेट कितना है। देन हमने पल्स देखनी है और इंस्पायरेशन देखनी है। पल्स जो नॉर्मल है कितनी होती है, 120 से 140 बीट पर मिनट होती है, और जो इंस्पायरेशन है वो 30 से 60 बीट पर मिनट होती है। और जब भी हम लोगों ने चेक करना है ना तो हम लोगों ने पूरे 60 सेकंड तक जो है ना हम लोगों ने इसका रिदम चेक करना है। लाइक अगर हम लोग पल्स चेक कर रहे हैं तो हम लोग जो है ना उसकी जो रेडियल जो पल्स है वहां पे हम लोग अपनी पैड ऑफ द फिंगर्स रखेंगे, और हम लोग पूरे 60 सेकंड तक हम लोगों ने देखना है, और हम लोगों ने स्टॉप वॉच रखनी है। पूरे 60 सेकंड तक हम लोगों ने काउंट करना है। इस तरह नहीं हमने करना कि 30 सेकंड लेके देना हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अक्सर इस तरह भी करते हैं। लेकिन आपने पूरे 60 सेकंड तक काउंट करनी है, उसकी पल्स भी और इंस्पायरेशन भी, आपने उसका ब्रीथिंग पैटर्न देखना है, उसकी जो चेस्ट मूवमेंट देखनी है ऊपर नीचे जो जा रही है उसको आपने 60 सेकंड तक आपने काउंट करना है। देन हम लोग उसे देखेंगे कि उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना है और उसका पल्स रेट कितना है। देन उसका आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ बीपी। तो बीपी में जो हमारे पास क्या है, बीपी नॉर्मल जो है ना हमारे पास 65 to 45 जो है ना नॉर्मल बेबीज के अंदर होता है। या इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास अगर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक अगर हम लोग देखें 68 से 38 तक भी हो सकता है, और चेंज भी हो सकता है 75 से 44 तक भी हो सकता है। सो ये हमने सारी रीडिंग्स पढ़ ली हैं, उसके वाइटल्स जो है ना उसका पल्स कितनी है, रिस्पायरेटरी रेट कितना है, बीपी कितना है और टेम्परेचर कितना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये आपने अच्छे से याद रखनी है। देन हमने उसका हाइट सर्कमफेरेंस देखा है, क्राउन टू टेम्पल लेंथ देखी है, उसकी वैसे हाइट हमने देखी है, बॉडी वेट देखा है। जो मेजर चीजें हैं एक बेबी को असेस करने के लिए कि बेबी नॉर्मल है कि एबनॉर्मलिटी की तरफ मूव कर। देन अब हम लोगों ने उसकी सेचुरेशन भी चेक करनी होती है। सेचुरेशन चेक करने के लिए हम लोग जो है ना मेजरली हम लोग कौन सी साइड प्रेफर करते हैं, राइट हैंड की मिडल फिंगर। ठीक है, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रीडक्टल। प्रीडक्टल इसे कहते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ सेचुरेशन। यहाँ पे जो है ना प्रॉपर है हमारे पास जो है ना यहाँ पे अच्छा है, इसमें प्रॉपर आ रही होती है लेंथ, इसमें सेचुरेशन अच्छी आ रही होती है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने चेक करना होता है, अगर तो 95 से ग्रेटर रीडिंग है तो इसका मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगर 95 से कम जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो बेबी जो ना हाइपोक्सिया में जा रहा है वो साइनोस्ट हो रहा है। देन हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद उन्होंने ये कहा हमारे पास जो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट वगैरह हम लोगों ने जब भी कोई बेबी डिलीवर हुआ, नर्सरी में एडमिशन हुआ है, तो हम लोगों ने एवरी 30 मिनट्स चेक करना होता है। देन उसके बाद जब बेबी थोड़ा सा स्टेबल हो गया देन हम लोगों ने 2 आवर्लीज चेक करना होता है। और देन जो है ना उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने फिर उसके बाद 8 आवर्ली पे हम लोगों ने लेके जाना जितनी देर वो डिस्चार्ज नहीं होता। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग उसकी देखेंगे जनरल अपेयरेंस। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अब कोई भी बेबी डिलीवर हुआ है हम लोगों ने उसका रिस्पायरेटरी रेट चेक कर लिया, हमने देख लिया उसकी लेंथ, उसकी हाइट देख ली। देन अब हम लोगों ने उसकी जनरल अपीयरेंस देखनी है। ठीक है, अब ओवरऑल अपीयरेंस जो है ना हम लोगों ने क्या देखनी है, उसमें हम लोगों ने उसका पोस्चर देखना है कि कंप्लीट उसकी फ्लेक्शन है कि नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो इन्फेंट्स है ना मोस्टली जो बोर्न होते हैं वर्टेक्स पोजीशन के अंदर। वर्टेक्स पोजीशन वो होती है जो उनकी यूट्रस के अंदर जो पोजीशन होती है वो पोजीशन होती है जिसमें बेबी फ्लेक्स होता है। ये पोजीशन आपने आपको आनी चाहिए कि वर्टेक्स पोजीशन कौन सी है, इसमें बेबी किस पोजीशन में पड़ा होता है।
अच्छा, यहाँ पे हमें उसकी वर्टेक्स पोजीशन देखनी है कि किस पोजीशन में पड़ा होता है। इसमें ये होता है कि बेबी जो है ना उसका हेड फ्लेक्स होता है और चिन रेस्टिंग ऑन द अपर चेस्ट। ठीक है, जो अब उसकी चिन है ना उसने इस तरह अपनी चेस्ट के ऊपर नीचे की रखी होती है, और उसके बाद जो उसके आर्म्स हैं वो फ्लेक्स होते हैं। उसके बाद जो उसके हेड्स हैं, हैंड्स उसने क्लेंच किए होते हैं अपने, और लेग्स भी उसने फ्लेक्स की होती है, नी एंड हिप्स एंड फीट जो है ना उसकी डोर्सी फ्लेक्स होते हैं। फीट्स भी जो है ना उसके ऊपर की तरफ मूव किए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उसकी वर्टिबल कॉलम है वो भी सो फ्लेक्स होती है। ठीक है, ये आपने अक्सर पोजीशन देखी होगी बेबी की यूट्रस के अंदर कि किस तरह वो फ्लेक्स पोजीशन के अंदर पड़ा होता है, जिसमें उसने हेड अपना चिन के ऊपर रखा होता है, और उसने अपनी क्लेंच की होती है अपनी हैंड्स भी, और उसकी जो नीज है वो भी फ्लेक्स पोजीशन में होती हैं। उसके अलावा जो है ना वर्टिबल कॉलम भी इसका फ्लेक्स होता है। तो जब भी इन्फेंट जो है ना हम लोग उसकी फर्स्ट अपीयरेंस देखनी है, हमने डिफरेंट चीजें जो है नोट करनी है। ये देखना है कि बेबी जो है ना अलर्ट है, ड्राउजी तो नहीं है, या वो इरिटेबल तो नहीं है, उसे कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट क्वेश्चन हम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं इज इन्फेंट अवेक इजीली बाय लाउड नॉइज। ठीक है, एक तो हमें ये देखना है कि अगर हम कोई लाउड नॉइज कर रहे हैं तो बेबी से अवेक हो रहा है कि नहीं। नंबर 2, हमने देखना है कि बेबी जो है ना कंफर्ट फील कर रहा है जब वो उसे हम लोग कडल कर रहे हैं या सकिंग कर रहा है, जब वो फीडिंग कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि बेबी जो है ना उसका डीप और लाइट स्लीप का क्या पीरियड है। देन हम लोगों ने देखना है कि वो फीडिंग के साथ सेटिस्फाई है कि नहीं है। देन हम लोगों ने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, स्टिमुलाई अगर हम कोई दे रहे हैं उसी हमने रिस्पॉन्स का चेक करना है। और देन हम लोगों ने देखना है कि व्हेन डिस्टर्ब हाउ मच डज द इन्फेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो किस तरह प्रोटेस्ट करता है, कितने टाइम क्राई करता है। ठीक है, ये हमने इसकी जनरल अपीयरेंस देख ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, उसमें स्किन देखनी है हमने उसकी। स्किन में ये है कि जब भी बेबी जो है ना उसकी स्किन जो है ना उसका टेक्सचर जो है ना वो वेलवेटी और स्मूथ होता है, पफी होता है। उसके अलावा उसकी उसकी जो आईज है और लेग्स जो है ना डोर्सल रिस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड फीट वगैरह, वो सारे जो है ना वो पफी होते हैं, स्मूथ होते हैं। और उसके अलावा स्किन का कलर जो है ना वो तो डिपेंड कर रहा होता है उसकी जेनेटिक्स पे, उसके बैकग्राउंड पे। अगर तो वो कोई इन्फेंट जो है ना कोई अमेरिकन साइड से है तो उसका जो है ना वो पिंकिश होगा और रेडी होगा, और अगर वो जो है ना कोई अफ्रीकन अमेरिकन साइड से है तो फिर जो है ना उसमें उसका पिंकिश या येलोइश ब्राउन कलर होगा। ये जो है ना उसका रेशियल पे और उसका जो है ना फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके अलावा जो है ना हम लोगों ने बर्थ पे जो है ना उसके अलावा बेबी का जो है ना पूरा बॉडी को कवर हुआ होता है ग्रेश व्हाइट कलर का ना चीज लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्निक्स कैशियोसा। ठीक है, और वो बना होता है सीबम का, और जो उसके अंदर सेल्स होते हैं ना उनका बना होता है। और ये 28 आवर के अंदर ये खुद ही अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से। जब बेबी डिलीवर होता है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर वाइट वाइट सा ना एक लेयर सी लगी होती है, स्टिकी सी। उसे हम लोग कहते हैं वर्निक्स कैशियोसा। ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। तो ये अब्जॉर्ब हो जाता है 24 to 28 आवर के अंदर। उसके अलावा जो है ना उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना स्मॉल हेयर्स होते हैं, ड्राउनी हेयर, जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो बाद में जो ना खुद ही वो रिमूव हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लेनिंगो। और ये स्पेशली कहाँ पे होते हैं, उसके फोरहेड पे होते हैं, चिक्स पे होते हैं, शोल्डर पे होते हैं और बैक पे होते हैं। ठीक है, तो लेनिंगो किसे कहते हैं, फाइन डाउनी हेयर्स। उसके बाद अब हम लोगों ने इसका हेड देखना है, पहले हमने स्किन देखी है, देन हमने हेड देखना है। तो हेड हम लोगों ने क्या देखा कि जब वर्टेक्स डिलीवरी होती है ना तो जो उसका हेड, जो उसका फोरहेड है ना वो फ्लैटेंड होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है ना अक्सर ये होता है कि पेल्विक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो जाती है। स्पेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, स्पेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन तब होती है जब बेबी का हेड जो है ना, जो मदर जो है ना उसकी पेल्विस के साथ मैच नहीं कर रहा होता। लाइक ये होता है कि बेबी का हेड ज्यादा मतलब बड़ा है और पेल्विस जो है ना उसकी छोटी है। तो उसमें ये होगा जब बेबी डिलीवर होगा ना तो फिर जो है ना उसकी वजह से वो डिस्प्रोपोर्शन हो जाती है, और जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है बेबी के हेड पे। तो इसमें ये चीज हम लोगों ने एक देखनी है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बेबी जो है ना उसका जो हेड है ना वो इस काउंटर में बना होता है, ओवल काउंटर में बना होता है, कि जब वो पेल्विस से जब वो आउट हो ना, डिलीवर हो, तो अपने जो है साइज को अकोमोडेट कर लेता है, हेड साइज को अकोमोडेट कर लेता है, और इजीली जो है ना डिलीवर हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना उसकी बोन्स जो है ना वो हार्ड होना शुरू होती हैं। उससे पहले जो है ना उसकी स्मूथ होती हैं ताकि इजीली जो है ना डिलीवरी हो सके बेबी की। तो उन्होंने कहा कि मोर ओवल काउंटर ऑफ द हेड इज अपेरेंटली बाय 1 to 2 डेज आफ्टर बर्थ। ठीक है, पहले 1 to 2 डेज में जो है उसका ओवल काउंटर नजर आएगा। देन उसके बाद जो है ना हमारे पास उसकी जो है ना मोल्डिंग होनी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो उसके बाद जो है ना फिर वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये मोल्डिंग है ना सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी में होती है। जब सीजेरियन होता है ना उसमें आपको पता है कि कोई फोर्स नहीं लग रही, तो बेबी के हेड साइज भी अकोमोडेट नहीं हो रहा, तो फिर उसमें जो है ना ये मोल्डिंग नहीं होती है। उसके अलावा उन्होंने बताया हमारे पास 6 बोन्स होती हैं हमारे पास हेड की, जिसमें फ्रंटल है, ऑसिपिटल फ्रंटल जो सामने वाली बोन होती है, ऑसिपिटल जो बैक पे होती है, पैराइटल जो दोनों साइड पे होती है, टेम्पोरल जो हमारे पास टेम्पोरल एरिया पे होती है। ये सारी बोन्स होती हैं, क्रेनियम बनाती हैं ये मिलके। और इनके दरमियान जो है ना कुछ जंक्शंस होते हैं बोन के दरमियान, जिसे हम लोग कहते हैं सूचर्स। ठीक है, ये देखें। अब ये जो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, यहाँ आप देखें, यहाँ पे ये डिफरेंट सूचर्स बने होते हैं। ठीक है, ये पूरा एक क्रेनियम है जिसमें ये पहले ये जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये सैजिटल सूचर, और इन दोनों के दरमियान जो है ना सूचर,
ये लाइन जो दरमियान में, इसे हम लोग कहेंगे कोरोनल सूचर है। देन ये दो पेराइटल बोन्स है और इनके दरमियान जो सूचर है उसे हम लोग कहेंगे सैजिटल सूचर। देन हमारे पास ये ऑक्सीपिटल बोन है और इनके दरमियान जो हमारे पास सूचर है ना वो है लंबॉइडल सूचर। तीन सूचर्स हैं, ये भी आपने नाम याद रखने हैं कि फ्रंटल बोन को और पेराइटल को जो आपस में मिला रहे हैं वो कौन से हैं, कोरोनल सूचर हैं। जो दो पेराइटल को मिला रहे हैं वो सैजिटल सूचर है, और जो ऑक्सीपिटल को और पेराइटल को मिला रहे हैं वो लंबॉइडल सूचर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सूचर्स जो आपस में इनको मिला रहे हैं। देन ये जो दो साइड्स है ना इनको हम लोग कहते हैं फॉन्टनेले। एक होता है एंटीरियर फोंटोनेले, ये जो ऊपर वाला एंटीरियर फोंटोनेले होता है, और ये जो नीचे वाला जो है ना ये पोस्टीरियर फोंटोनेले होता है। जो एंटीरियर फोंटोनेले होता है ना ये हमारे पास ये एक गैप होता है बोन्स के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें। एट द जंक्शन ऑफ suture a wider space of unossified membrane tissues called fontanelle। ठीक है, fontanelle होते हैं हमारे पास sutures के अलावा वाइडर स्पेस होती हैं। और जो हमारे पास एंटीरियर fontanelle जो है ना ये क्लोज होता है हमारे पास 13 से लेके कोई 24 मंथ तक जो है ना ये क्लोज होता है जाके बेबीज का। और जो पोस्टीरियर fontanelle जो होता है ना, और ये जो एंटीरियर fontanelle ये डायमंड शेप होता है। और जो हमारे पास होता है ना पोस्टीरियर fontanelle ये होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये 1 से 3 मंथ के अंदर जो है ना ये जो है ना ये क्लोज हो जाता है। एंटीरियर फोंटेनेले लेट क्लोज होता है और पोस्टीरियर फोंटेनेले 1 से 3 मंथ के लिए बाद क्लोज होता है। ये भी एमसीक्यू में आता है, ये भी आपने अच्छे से करना है कि कौन सा जो फोंटेनेले कब क्लोज हो रहा है। उसके अलावा शेप्स आपने याद रखनी है। देन हम लोगों ने जब भी बेबी डिलीवर होना है हमने स्कल जो है ना उसकी पालपेट करके देखना है उसके फीचर्स वगैरह को, कि उसके अंदर कोई मोल्डिंग, उसके अंदर कोई इस तरह का मतलब कोई पालपेटरी एरिया तो नहीं आ रहा, या उसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह फिल तो नहीं है। इस चीज को भी हम लोगों ने पालपेट करने देखना होता है। यहाँ पे एंटीरियर फोंटेनेले का बताया कि ये डायमंड शेप होता है, और इसे हम लोग कितना पालपेट, ये कितनी डीप तक जा सकता है, ये 4 to 5 सेंटीमीटर तक जा सकता है क्योंकि वाइड होता है। और जो पोस्टीरियर है वो ट्रायंगुलर होता है और ये 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक जा सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने जो फॉन्टेनेले जो ना हम लोगों ने फील करने हैं, ये वैसे ही जो ना फ्लैट होते हैं, फिल्म होते हैं। और इनको जो हम लोगों ने इनकी पल्सेशन हमारे पास कब विजिबल होती है, जब हम लोग को बेबी जो ना कफिंग करता है, क्राइंग करता है ना, तो फिर यहाँ पे जो ना हमारे पास की प्रॉपर जो है इसकी पल्सेशन फील होती है। उसके अलावा हमने पालपेट को को जो ना पे पालपेट करना है, वहाँ पे कोई मैस वगैरह ना हो या उसके अंदर कोई प्रोमिनेंस हो, क्योंकि समटाइम्स ना होता है कैपेट सक्सीडेनम या फिर कैफेलो हिमाटोमा, ये दो कंडीशंस हैं। ये जो ना इसमें होता है कि अगर बेबी को कोई डिलीवरी के ड्यूरिंग कोई बर्थ ट्रॉमा हो गया ना, उसके हेड के अंदर कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से ना फ्लूइड फिल हो जाता है उसके जो है ना स्कल के अंदर, या फिर जो ना ब्लड फिल हो जाता है। जिसकी वजह से जब हम पालपेट करते हैं ना तो वहां पे हमें जो ना प्रोमिनेंस सी फील होती है और मैसेज से फील होते हैं, लाइक हमें ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जो है ना कोई चीज है। ठीक है, उसके अंदर बल्जिंग सी फील होती है, हमें देखने में बल्जिंग फील हो रही होती है। तो वो किस वजह से होती है, कैपेट सक्सीडेनम ये होता है कि अगर जो ना अंदर कोई फ्लूइड वगैरह अगर फील हो गया ना, तो उसे हम लोग कहेंगे कैपेट सक्सीडेनम। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास फ्यूचर्स जो है ना तो ये क्रॉस कर सकता है, ये एक साइड मतलब एक साइड पे जो ना स्टिल लोकलाइज नहीं रहता, ये आगे मूव कर सकता है। और जो कफेलो हिमाटोमा होता है ना, उसमें ये होता है कि अगर कोई हैमरेज हुआ है अंदर तो अगर ब्लड जमा हो जाए ना, तो उसे हम लोग कहेंगे कफेलो हिमाटोमा, और ये एक ही साइड पे लोकलाइज रहेगा, ये सूचर्स जो है ना उनको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें, दो टर्म्स ये हम लोगों ने फिर देखनी है, उसे पालपेट करके देखा, उसके फॉन्टेनेले देखे और डिफरेंट जो है उसकी बोन्स है उसके फीचर्स है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो लंबॉइडल सूचर है जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था और जो हमारे पास हॉस्पिटल के पास था, वहां पे अगर हमें स्नैपिंग सेंसेशन आ रही है ना, लाइक हम लोग अगर हाथ रख रहे हैं तो वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, पिंग पोंग बॉल की तरह वो बन गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फिजियोलॉजिकल क्रेनियोटेप्स है। ठीक है, ये भी यही कंडीशन है जिसमें ये होता है कि अंदर कोई फ्लूइड वगैरह फील हो जाता है, तो वो जो उसकी जो है ना बॉल लाइक जो अपीयरेंस हो जाती है। और ये जो है न्यूली बेबीज जो है ना उनके अंदर होता है, ये उन कंडीशंस के अंदर हो सकता है, लाइक अगर बेबी जो है ना उसके अंदर जैसे हाइड्रोसेफलस है, फ्लूइड फिल हुआ है, या कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी है या रिकेट्स वगैरह, ये उन चीजों के अंदर ये जो है ना देखा गया। उसके अलावा ये चीजें देखने के बाद हम लोगों ने बेबी जो है ना उसका हेड कंट्रोल देखना होता है। जब बेबी डिलीवर होता है उसके अंदर हेड कंट्रोल नहीं होता, अगर हम लोग उस बेबी को पकड़े और देखेंगे ना तो उसका हेड जो है ना ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ लैग कर रहा होगा। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हेड लैगिंग होती है, और 6 मंथ में जो है ना बेबी जो है ना उसको हेड कंट्रोल आता है। तो हम लोगों ने ये चीज भी देखनी है। देन हम लोगों ने क्या करना है, व्हेन लाइंग ऑन एब्डोमेन न्यूबॉर्न हैव एबिलिटी टू लिफ्ट द हेड स्लाइटली। ठीक है, टर्निंग इट फ्रॉम साइड टू साइड, मार्क्ड हेड लैग सीन इन द यूनिट्स विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर बेबी जो है ना उसको हम लोगों ने फ्लैट लेटाया हुआ है तो अपने हेड को वो लाइटली मूव करेगा साइड टू साइड। ठीक है, और अगर हम लोगों ने उसका देखा है हेड लैग ज्यादा ही है, ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, इट्स मीन कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम जो है ना ये भी कंजेनिटल प्रॉब्लम है, जिसमें ये होता है कि बेबी जो है ना उसका हेड कंट्रोल नहीं होता। और इसके अलावा इसमें और भी सिम्टम्स आती हैं, जब हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे ना देन हम इसे जो है ना प्रॉपरली पढ़ेंगे।
अच्छा, इसके बाद अब हम लोगों ने इसका हेड देख लिया, स्किन देख लिया, देन अब हम लोगों ने इसकी देखनी है आईज। आईज में हम लोगों ने क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है आईलिड्स जो है ना उनकी, उसके अंदर कोई एडिमा वगैरह तो नहीं है, कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो है ना 2 days ऑफ डिलीवरी जो है ना इसमें नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जामिन करना है। फिर हम लोगों ने अक्सर टीयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रूलेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है, वाइटिश डिस्चार्ज भी हो रहा होता है टीयर्स की जगह बेबीज के, ठीक है, ये जो है ना अगर तो ये ड्यूरिंग बर्थ है तो इट्स नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर बर्थ के बाद भी हो रहा है तो इतना ये अब नॉर्मल है। उसके बाद हम लोगों ने इसका सक्लेरा देखना है, क्लियर है, वाइट है। और उसके हमने रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं कि प्यूपिल को हम लोगों ने देखना है लाइट करके, कि अगर लाइट के रिस्पॉन्स से अगर पीपल इसके कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो इट्स मीन ये नॉर्मल है। क्योंकि जब हम लोग डार्क एरिया में देखते हैं तो जो पीपल होते हैं नॉर्मली रिलैक्स कर जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, और जब हम इस पे लाइट डालते हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसका ये रिस्पॉन्स भी देखना है लाइट से। उसके अलावा हम लोगों ने निस्टैगमस और स्ट्रैबिस्मस भी देखना है, ठीक है। निस्टैगमस कॉमन होता है, निस्टैगमस में ये होता है कि बेबी जो है ना अपने आई ट्विचिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डॉल आई, के मूव बड़ी करते हैं अपने आईज को। स्ट्रैबिस्मस में ये है कि ये नॉर्मल ये है कि उनके अंदर जो है ना बाइनोकुलरिटी नहीं होती, अगर हम किस चीज को अगर वो देख रहे हैं ना तो वो अपनी दोनों जो है ना अपनी प्यूपिल उन दोनों को एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ठीक है, एक कोई और डायरेक्शन में जा रहा होगा पीपल और एक कोई और, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। अगर ये बेबीज के अंदर तो नॉर्मल, लेकिन बड़े लोग जो है ना उनके अंदर भी ये abnormality होती है। देन हम लोगों ने देखना है उसकी मोस्ट लाइट स्किन कलर जो है ना उनकी आइज का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, लाइक ग्रे या डार्क ब्लू कलर्स भी हो सकती हैं, और जो डार्क स्किन होते हैं उनमें ब्राउन आइज होती हैं। और अगर हम लोग उसे आई रिफ्लेक्स देख रहे हैं लाइट से, अगर वो रिफ्लेक्स जो है ना उसके अंदर एब्सेंस है, तो इसका मतलब ये है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, लाइक उसके कैटरेक्ट वगैरह, ग्लूकोमा है, या जो ना उसे रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह कोई कैंसर वगैरह की टाइप हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व करना होता है। देन अब इसके आ जाएंगे ईयर्स। ईयर्स में अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ईयर्स में हम लोगों ने उसकी पोजीशन देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसका ऑडिटरी फंक्शन देखना है। हम लोगों ने पिन्ना का टॉप जो है ना, जो पिन्ना का टॉप होता है ना, जो हमारे पास आईज का जो आउटर कॉर्नर होता है ना, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल ये बराबर में होता है। अगर तो ये दोनों चीजें पोजीशन में है ना, तो इसका मतलब ये है कि बेबी जो है ना उसकी ईयर्स जो है ना वो नॉर्मल पोजीशन पे है। देन हम लोग उसका फंक्शन देखने के लिए हम लोग ओटोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं। और बेबी जो ना उसके अक्सर जो ना कनाल जो है वर्निक्स कैशियोसा, जो मैंने आपको बताया था ना पहले कि उसके ऊपर जो स्टिकी सी क्लियर लगी थी वर्निक्स कैशियोसा, उसके ईयर के अंदर भी होती है। तो उसको फिर हम लोगों ने क्लियर करना होता है। और हम लोगों ने जो ना इसका हियरिंग टेस्ट हमने किस तरह करना है, हम लोगों ने स्टारलेट रिफ्लेक्स देखते हैं। स्टारलेट में ये होता है कि अगर कोई सडन नॉइस आए ना, तो बेबी क्या करता है अपनी फौरी जो ना उसने पोजीशन अपनी, अगर बेबी रिलैक्स लेटा हुआ है और कोई फौरी हम लोगों ने लाइट ऑफ किया है ना, कोई भी नॉइस लाउड आया, तो उसने क्या करना है, बेबी जो ना अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अपनी वो फ्लेक्स पोजीशन कर लेते हैं, फौरी अपने आर्म्स को भी फ्लेक्स कर लेते हैं, फ्लेक्स फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ना एक रिस्पॉन्स, हम स्टारलेट रिस्पॉन्स देखते हैं उसकी हेयरिंग चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब नोज आ जाएगा। नोज में हम लोग क्या इसमें क्या देख रहे हैं कि उसका जो है ना नोज जो है ना, यूजली उन्होंने क्या फ्लैट होता है बर्थ के बाद, उसके ब्रूसिस वगैरह नॉर्मल हो सकते हैं, कॉमन हो सकती हैं। हम लोगों ने नेजल कैनाल जो है ना उसकी पोटेंसी देखनी है। ये हमने किस तरह देखनी है कि हम लोगों ने उसका जो है ना इन्फेंट जो है ना उसके माउथ पे हैंड रखना है, और हम लोगों ने देखना है कि उसकी जो एयर पासेज जो है ना नॉर्मली हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने उसका एक जो है ना नेजल, उसको हम लोगों ने क्लोज करना है, और दूसरे से हमने असेस करना है कि उसकी अनऑब्स्ट्रक्टेड है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, और प्रॉपर्ली वो हो रहा है। इसी तरह पहले हम लोग पहले वन नोज की साइड को क्लोज करेंगे, देन हम लोग दूसरी के नाक को क्लोज करके ये देखेंगे इस नेजल फ्लुएंसी, और अगर कोई किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या ब्रीथिंग की साउंड्स आ रही है, तो फिर हम लोग जो है इसको फिर क्वेश्चन करते हैं इसको, फिर हम लोग इसको देखते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं बच्चे को। देन स्नीजिंग है, और अगर थिन वाइट म्यूकस जो है ना, तो ये नॉर्मल है। अगर बेबी स्नीजिंग कर रहा है या उसमें वाइट म्यूकस वगैरह है तो ये नॉर्मल है, आफ्टर बर्थ 7 आवर्स तक ये नॉर्मल है, ठीक है। सो आज जो है ना हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना अब हम लोग माउथ एंड थ्रोट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।